स्वराज्य के लिए संघर्ष 1919-1927। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण 1919 में शुरू हुआ, जब विशाल जन आंदोलन का पूरा युग प्रारंभ हुआ। इस काल में भारतीय जनता ने संभवतः विश्व इतिहास के सबसे बड़े जन संघर्ष लड़े और भारत की राष्ट्रीय क्रांति की विजय हुई। जैसा कि हमने पीछे अध्याय में देखा था कि प्रथम महायुद्ध 1914 से 18 के दौरान एक नई राजनीतिक स्थिति विकसित हो रही थी। राष्ट्रवाद की ताकत बढ़ी। राष्ट्रवादियों को युद्ध के बाद बड़े राजनीतिक लाभ मिलने की आशंका थी। यह आशाएं पूरी न हो जाने पर भी वे लड़ने को तैयार थे। महायुद्ध के बाद के वर्षों में आर्थिक स्थिति और बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी, फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी। युद्ध के दौरान विदेशी आयात के रुक जाने के कारण भारतीय उद्योग फले फूले, मगर इनको अब घाटे लगने लगे और ये बंद होने लगे। इसके अलावा भारत में अब विदेशी पूंजी बड़े पैमाने पर लगाए जाने लगे। भारतीय उद्योगपति चाहते थे कि सरकार आयातों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाकर मदद देकर उनके उद्योगों की सुरक्षा प्रदान करें। अब उन्हें महसूस होने लगा था केवल एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन तथा एक स्वाधीन भारतीय सरकार के द्वारा ही वे लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। बेरोजगारी और भरवाई की मार से पीड़ित मजदूर और दस्तकार भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो उठे। अफ्रीका, एशिया, यूरोप में कुछ जीतें हासिल करके देश लौटे। भारतीय सैनिकों ने अपनी आत्मविश्वास और दुनिया के बारे में अपना ज्ञान ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाया। बढ़ती गरीबी और भारी करों के बोझ से कराते किसान भी नेतृत्व पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगरों के शिक्षित भारतीय भी बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त थे। इस तरह भारतीय समाज के सभी वर्ग आर्थिक कठिनाइयों को महसूस कर रहे थे और इन कठिनाइयों को सूखे, महंगाई और महामारियों ने और बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में राष्ट्रवाद के पुनोदय के अनुकूल थी। प्रथम महायुद्ध ने पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद को बहुत बल पहुंचाया। अपने युद्ध प्रयासों को जन समर्थन पाने के लिए मित्र राष्ट्रों अर्थात ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान ने पूरी दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग का प्रारंभ करने का वचन दिया। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उल्टे पेरिस शांति सम्मेलन तथा दूसरी सभी संधियों को युद्धकालीन वचन भुला बल्कि तोड़ दिए। अफ्रीका, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया में युद्ध हारने वाली शक्तियाँ अर्थात जर्मनी और तुर्की के सारे उपनिवेश को विजेता ने आपस में बांट लिया। इससे और एशिया और अफ्रीका के हर जगह जुझारू और भ्रमयुक्त राष्ट्रवाद उठ खड़े हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों के कुछ प्रयास बेदखली से किए, मगर साथ में ही यह स्पष्ट कर दिया कि इनका राजनीतिक सत्ता छोड़ने या उनमें भारतीयों को साझेदार बनाने का कोई इरादा नहीं था। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी। साम्राज्यवाद के प्रारंभ से ही यूरोपीय शक्ति ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जाति सांस्कृतिक श्रेष्ठता का स्वांग रचा था। लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया तथा अपने विरोधियों द्वारा उपनिवेशी को बब्बर और सभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेशों की जनता ने दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठने लगा। रूसी क्रांति के प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बल मिला। रूस में व्लादिमीर इल्यिच लेनिन के नेतृत्व में वहाँ की बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ने ज़ार का 7 नवंबर 1917 में तख्ता पलट कर दिया और वहाँ दुनिया के पहले समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना हुई। चीन और एशिया के दूसरे भागों में अपना साम्राज्यवादी अधिकारों को एक तरफा तौर पर छोड़कर एशिया में जार के पुराने उपनिवेशों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार देकर और अपनी सीमा में रहने वाली उन सभी एशियाई जातियों को जो पुराने स्वशासन के अधीन और उनके दमन का शिकार रही समान अधिकार देकर नई सोवियत सत्ता उपनिवेशी जनता में बिजली की लहर दौड़ा दी। रूस की क्रांति ने उपनिवेशी की जनता में नई जान फूंकी। इसने उपनिवेशों को जनता को एक महान पाठ पढ़ाया। साधारण जनता ने बेपनाह शक्ति निहित होती थी। अगर निहत्थे किसान और मजदूर अपने यहाँ अत्याचारों के खिलाफ एक क्रांति कर सकते थे तो गुलाम राष्ट्रों की जनता भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकती, बशर्ते वह उतनी ही एकता व संगठन और आज़ादी के लड़ने के लिए दृढ़ हो। भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन इस पर भी प्रभावित हुआ कि एशिया और अफ्रीका के दूसरे भाग भी युद्ध के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन से आंदोलित हो रहे थे। भारत ही नहीं बल्कि आयरलैंड, तुर्की, मिस्र, उत्तरी अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका के दूसरे अरब देशों जैसे ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, हिंद, चीन, फिलीपींस, चीन, कोरिया भी राष्ट्रवाद में लहर में आगे बढ़े।
राष्ट्रवादी और सरकार विरोधी भावनाओं को उठती लहर से परिचित ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर गुड़ खिलाने गंडे मारने की अर्थात कुछ छूट और कुछ दमन की नीति अपनाने का फैसला किया। इस नीति में गुड़ का काम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में सावधानी सुधारों की एक योजना सामने रखी, जिसके आधार पर 1919 में भारत सरकार कानून पार बनाया गया। इस कानून में प्रांतीय विधायी परिषदों को आकार बढ़ा दिया गया। निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीत कर आएंगे। दोहरे शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार को अधिक अधिकार दिए गए। इस प्रणाली में वित्त, कानून और व्यवस्था के कुछ विषय आरक्षित विषय घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए। शिक्षा, जनस्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन कुछ विषयों को हस्तांतरित करके उन्हें विधायकों के सामने उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया। अर्थात यह अर्थ यह भी था कि जिन विभागों में काफ़ी धन खर्च होता था वे हस्तांतरित तो होंगे, मगर उनमें वित्त पर पूरा नियंत्रण गवर्नर का होगा। इसके अलावा गवर्नर अपनी समझ से विशिष्ट किसी भी आधार पर मंत्रियों को आज्ञा दे को रद्द कर सकता था। केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था थी। निचले सदन अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 144 सदस्यों में से 41 सदस्य नामजद होते थे। ऊपरी सदन अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट में 26 नामजद 34 चुने हुए सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव और काउंसिल विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरी ओर केंद्र और सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अबाध नियंत्रण था। इसके अलावा वोट का अधिकार बहुत अधिक सीमित था। 1920 के निचले सदन में 9,0874 तथा ऊपरी सदन में 17,364 मतदाता थे। मगर भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों की मांग से बहुत आगे बढ़ चुके थे। वे अब राजनीतिक सत्ता की छाया के मात्र संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई में एक अधिवेशन सत्र बुलाया ताकि सुधार के प्रस्तावों पर विचार किया जा सके। इस अधिवेशन के अध्यक्ष हसन इमाम थे। इस सत्र में प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोष बताकर इनकी जगह प्रभावी स्वशासन की मांग रखी। सूर्यनारायण बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। ये लोग उदारवादी कहे गए और भारत की राजनीति में आगे चल के बहुत नगण्य भूमिका रही। रॉलेट एक्ट भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास करते समय भारत सरकार का दमन के लिए तैयार था। युद्ध के पूरे काल में राष्ट्रवादियों को दमन जारी रहा। क्रांतिकारियों की खोज कर फांसी पर लटकाया गया या जेलों में बंद कर दिया जाता था। अब्दुल कलाम आजाद जैसे दूसरे अनेक राष्ट्रवादियों वे खिचकियों के पीछे बंद रखे गए थे। अब सरकार ने स्वयं ऐसी भयानक स्थिति से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, ताकि वह सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचल सके। मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद के हर एक भारतीय सदस्य द्वारा विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट बनाया। इस कानून में सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए और दंड दिए बिना जेल बंद कर सके। कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने का जो कानून ब्रिटेन व नागरिक स्वतंत्रताओं की बुनियाद था, उसे भी निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रॉलेट कानून से प्राप्त कर लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व संभाला। रॉलेट कानून बादल से बिजली की तरह गिरा। युद्ध के दौरान सरकार ने भारत की जनता से जनतंत्र का विस्तार करने का वादा लिया, मगर ये कानून तो एक बेरहम मजाक था, जैसे कि भूखे आदमी को भोजन की आशा हो मगर उसे कंकड़ परोसे गए हो। लोकतांत्रिक प्रगति तो नहीं हुई, मगर नागरिक स्वतंत्रताएं और भी कम कर दी गई। देश में असंतोष फैल गया। इस कानून के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली। इस नए नेता ने पुराने नेताओं की एक बुनियादी कमजोरी को खूब पहचाना। दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवाद से लड़ते हुए उन्होंने संघर्ष का एक नया रूप, असहयोग और एक नई तंगी सत्याग्रह का विकास किया, जिसे अब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजमाया जा सकता था। इसके अलावा उन्हें भारतीय किसानों की समस्या तथा मानसिकता की बुनियाद समझ थी, उसके साथ हमदर्दी से भी। इसलिए वे किसानों को आकर्षित करके राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने में समर्थ रहे।
इस तरह वे भारतीय जनता के सभी वर्गों को उभार कर और उनमें एकता कायम करके जुझारू राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने में समर्थ रहे। गांधी जी और उनके विचार। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। न्याय की उच्च भावना से प्रेरित होकर वह नक्सलवादी अन्याय, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ संघर्ष किया, जिसका शिकार दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशी भारतीयों को होना पड़ा। भारत में दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे मजदूरों और व्यापारियों को मत देने का अधिकार नहीं था। उन्हें पंजीकरण का ना चुनाव कर देना पड़ता था। उनको गंदी और भीड़ भरी बस्तियों में ही रहना पड़ता था, जो उनके लिए धाई थी। कुछ दक्षिण अफ्रीकी उपनिवेशी और एशियाई अफ्रीकी लोग रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे और ना ही सार्वजनिक फुटपाथों का प्रयोग कर सकते थे। गांधी जी इस स्थिति का विरोध करने के संघर्ष में शीघ्र ही नेता बन गए। 1893 से 94 में वे दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवादी आधारियों के खिलाफ एक बहादुराना मगर असमान संघर्ष चला रहे थे। लगभग 2 दशक लंबा यही संघर्ष था, जिसके दौरान सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह नामक तकनीक से विकास किया। उनके अनुसार एक आदर्श सत्याग्रही सत्य प्रेमी और शांति प्रेमी होता है, मगर वह जिस बात को गलत समझता है उसे स्वीकार करने के लिए दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर देता है। वह गलत काम करने वाले को खिलाफ संघर्ष करते हुए हंसकर कष्ट सहन करता है। यह संघर्ष सत्य प्रेम का ही अंग होता है, लेकिन बुराई का विरोध करते हुए वो भी बुरे से प्रेम करता है। एक सच्चे सत्याग्रही की प्रकृति से घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसके अलावा यह एकदम निडर होता है, चाहे जो भी परिणाम हो, बुराई के सामने नहीं झुकता। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा कायरों और कमजोरों का अस्त्र नहीं है। केवल निडर और बहादुर वे लोग व्यक्ति ही इसका उपयोग कर सकते हैं। वे हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार्यता समझते हैं। 1920 में अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया के एक प्रसिद्ध लेख में लिखते हैं कि अहिंसा हमारी प्रजाति का एक धर्म है, हिंसा पशु का धर्म है। परंतु अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को ही चुनने की सलाह दूंगा। भारत कायरतापूर्ण असहाय होकर असम्मान का अपहरण करते हुए देखता रहे, इसके बजाय मैं अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते हुए देखना अधिक पसंद करूंगा। एक जगह उन्होंने अपने पूरे जीवन आदर्श की व्याख्या इस प्रकार की है: सत्य और अहिंसा ही अकेला धर्म है जिसका मैं दावा करना चाहता हूँ। मैं किसी भी परमानवीय शक्ति का दावा नहीं करता, कोई ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है। गांधी जी के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह विचार और कर्म में कोई अंतर नहीं रखते। उनका सत्य अहिंसा जोशीले भाषणों और लेखों के लिए न होकर रोजमर्रा के जीवन के लिए होता है। इसके अलावा साधारण जनता की संघर्ष की क्षमता पर गांधी जी को अटूट भरोसा है। उदाहरण के लिए 1915 में जब मद्रास में उनका स्वागत किया गया तो दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष करने वाले साधारण लोगों के बारे में उन्होंने कहा था, आप कहते हैं कि इन महान स्त्री पुरुषों को प्रेरणा मैंने दी है, मगर मैं इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। उल्टे जरा भी ईमान की आशा किए बिना श्रद्धा के साथ कोई काम करने वाले इन सीधे साधे लोगों को मुझे प्रेरणा दी, मुझे अपनी जगह पर अड़िग रखा, जिन्होंने अपने बलिदान के द्वारा, अपने महान श्रद्धा के द्वारा, महान ईश्वर में अपने विश्वास के द्वारा मुझे ये सब करवाया जो मैं कर सका। इसी तरह 1942 में जब उनसे पूछा गया कि वह साम्राज्य की शक्ति का सामना कैसे कर सकेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया, लाखों लाख मुख्य जनता की शक्ति के द्वारा। गांधी जी ने 46 वर्ष की आयु में 1915 में भारत लौटे। पूरे 1 वर्ष तक देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की दशा को समझे। फिर 1916 में वे अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की और जहां उन्होंने अपने मित्रों और अनुयायियों को रहकर सत्य अहिंसा को समझना और व्यवहार करना पड़ता था। उन्हें संघर्ष की नई विधि के साथ यहाँ प्रयोग प्रारंभ किया। चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग बिहार के चंपारण जिले 1917 में किया। नील की खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय नील बेहद अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ती थी। नीलों द्वारा तय किए दामों पर नील बेचना पड़ता था। इस तरह की परिस्थिति पहले बंगाल में रही थी, मगर 1859 से 61 के काल में एक बड़े विद्रोह के दौरान वहाँ के किसानों को नील बे साहबों से मुक्ति पा ली। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसानों ने वहाँ आकर उनकी सहायता का निमंत्रण किया।
गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजरूल खल्क, जे.बी. कृपलानी, नरहरि पारिक, महादेव देसाई के साथ 1917 में वहाँ पहुंचे और किसानों के हालात देखकर विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। जिले में क्रोधवित अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, मगर उन्होंने आदेश का उल्लंघन कर जेल मुकदमों के लिए तैयार रहे। सरकार ने मजबूर होकर पिछला आदेश रद्द कर दिया। एक जांच समिति बिठाई जिसके एक सदस्य स्वयं गांधी जी थे। अतः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी हुई। इस तरह भारत में सभी ने अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई गांधी जी ने जीत ली। चंपारण में उन्होंने वह भयानक गरीबी देखी जिससे किसानों के जीवन का अंग थी। अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल। सन 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों में एक विवाद में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मजदूरों की मजदूरी में 35% वृद्धि करने की मांग की। इसके लिए हड़ताल पर जाने की राय दी, लेकिन उन्हें जोर देकर हड़ताल के दौरान मजदूरों मालिकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग न करे आह्वान किया। मजदूरों की हड़ताल जारी रखने के समय पर बल देकर उन्होंने आमरण अनशन किया। इस अनशन में मिल मालिकों पर दबाव डाला और वे नरम पड़कर मजदूरी को 35% बढ़ाने में सहमत हो गए। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल चौपट हो गई, मगर सरकार ने लगान छोड़ने पर एकदम इनकार कर दिया। पूरे लगान वसूलने पर उतारू हो गांधी जी ने किसानों को साथ दिया और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। जब ये खबर मिली कि सरकार केवल उन्हीं किसानों को लगान वसूलने के आदेश जो लगान दे सकते हैं, तभी संघर्ष वापस लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं नौजवानों से एक थे जिन्होंने खेड़ा किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने। इन अनुभवों ने गांधी जी की जनता को घनिष्ठ संपर्क में ला दिया। जीवन भर उनके हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करते रहे। वे वास्तव में भारत में ऐसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्हें अपने जीवन और जीवन पद्धति को साधारण जनता के जीवन से एकाग्र कर दिया। जल्द वे गरीब भारत, राष्ट्रवादी भारत और विद्रोही भारत के प्रतीक बन गए। गांधी जी को 3 दूसरे लक्ष्य जान से भी प्यारे थे। पहला था हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा छुआछूत विरोधी संघर्ष, तीसरा था देश में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना। अपने लक्ष्यों को वो एक बार संक्षेप में इस प्रकार रखा था: मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जो सबसे निधन व्यक्ति भी इस देश को समझे, अपना देश समझे, इसके निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका रहे। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों कोई उच्च वर्ग या निम्न वर्ग ना हो, जिसमें सब समुदाय पूरे समुदाय के साथ रहता हो। इस प्रकार भारत में छुआछूत नामक कोड की कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार होंगे। मेरे सपनों का भारत यही है। गांधी जी एक धर्मपरायण हिंदू थे, मगर उनका सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिकोण संकुचित न होकर बहुत व्यापक था। उन्होंने लिखा है, भारतीय संस्कृति ना तो पूरी तरह हिंदू है, ना इस्लामी और ना ही कोई और संस्कृति, सबका समन्वय है। वे चाहते थे कि भारतीय अपनी संस्कृति में पूरी तरह लीन हो जाए, मगर साथ ही दूसरी विश्व संस्कृति में जो कुछ अच्छे तत्व हैं मिलते हैं उन्हें स्वीकार करें। उन्होंने लिखा है कि मैं चाहता हूँ जितनी स्वतंत्रता के साथ संभव हो सभी देश की संस्कृतियों की बयारें मेरे घर पर से ही उतरे, लेकिन इनमें से किसी बयार के आगे लड़खड़ाना मुझे मंजूर नहीं। दूसरों के घरों में किसी घुसपैठिए, किसी भिखारी या किसी दास की तरह रहना मुझे मंजूर नहीं है। रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। दूसरे सत्याग्रह की तरह गांधी जी भी रॉलेट कानून से धक्का लगा। फरवरी 1919 में उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन न करने तथा गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली। संघर्ष का यह नया रूप था। राष्ट्रवादी आंदोलन चाहे नरमपंथी के नेतृत्व में हुआ हो या गर्मपंथी में, अभी तक व्यापक नहीं हो पाया था। बड़ी सभाएं और प्रदर्शन, सरकार से सहयोग के इनकार, विदेशी वस्तुओं, स्कूलों का बहिष्कार, व्यक्तिगत आतंकवादी कार्रवाई अभी तक राजनीतिक कार्य के सही रूप में राष्ट्रवादी को ज्ञात है। सत्याग्रह ने फौरन ही आंदोलन को एक नए और उच्चतर स्तर पर उठा दिया। अब मात्र आंदोलन करने से अपने असंतोष और क्रोध को मौखिक रूप से व्यक्त करने की जगह अब राष्ट्रवादी सक्रिय भी कर सकते थे। इसके अलावा इस विधि में किसानों, दस्तकारों, शहरी गरीबों के राजनीतिक समर्थन पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ता था। गांधी जी ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से गाँव में जाने का आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि भारत वही बसता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को अधिकाधिक साधारण जनता की ओर मोड़ा। खादी इस रूपांतरण का प्रतीक थी और जल्द ही सभी राष्ट्रवादियों का लिबास बन गई। श्रम की महिमा और आत्मनिर्भरता का महत्व समझने के लिए गांधी जी ने स्वयं रोज सूत काट दिए। उन्होंने कहा कि भारत की मुक्ति तभी संभव है जब जनता नींद से जाग उठे।
राजनीति में सक्रिय हो। जनता ने भी गांधी आह्वान का जोरदार स्वागत किया। वर्ष 1919 में मार्च और अप्रैल के महीने में भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया। लगभग पूरा देश एक नई शक्ति से उभर उठा। हड़ताल, काम रोको अभियान, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे गूंजने लगे। पूरे देश में बिजली की लहर दौड़ गई। भारतीय जनता अब विदेशी शासन के अपमान को सहने को तैयार नहीं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सरकार इस जन आंदोलन को कुचल देने में आमादा थी। अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली और दूसरे नगरों में निहत्थे पदार्थ बार बार लाठियों और गोलियों का प्रहार हुआ। गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक शक्तिशाली हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया। सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन करने से निश्चय किया। इस समय सरकार ने आधुनिक इतिहास के सबसे भयंकर राजनीतिक अपराध भी किया। पंजाब में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी मगर भारी भीड़ में लोकप्रिय नेताओं ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध में करने के जलियांवाला बाग में जमा हुए। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने शहर की जनता को आतंकवाद द्वारा वश में करने का निश्चय किया। जलियांवाला बाग बहुत बड़ा बाग था मगर इसमें निकलने वाले केवल एक रास्ता था। शेष 3 ओर से मकानों से घिरा था। डायर ने बाग में फौज को घेर लिया और निकास द्वार पर फौजी दास्ता खड़ी कर दी। इसके बाद उसने फौजियों को राइफल और मशीनों के अंदर घिरी भीड़ पर गोली बरसाने का हुक्म दे दिया। वे गोलियां तब तक बरसाते रहे जब तक गोलियां खत्म न हुई। हजारों लोग मरे और घायल हो गए। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और लोगों पर अत्यंत जंगली किस्म के अत्याचार ढाए गए। एक उदारवादी वकील शिव स्वामी अयंगर ने, जिन्हें सरकार ने नाइट की उपाधि थी, पंजाब के अत्याचार के बारे में लिखा है। जलियांवाला बाग लोगों को बिखरने का अवसर दिए बिना सैकड़ों निहत्थे लोगों का कत्लेआम, गोलीबारी से घायल सड़कों, लोगों की दशा के प्रति जनरल डायर की बेरुखी, जो लोग बिखर कर भागने लगे थे उन्हें मशीनों गनों से गोलीबारी, लोग पर सार्वजनिक रूप से कूड़े बरसाना, 1000 छात्रों को उपस्थिति जताने के लिए 16 मिनट दूर प्रतिदिन जाने का आदेश देना, 500 छात्रों और प्रोफेसरों की गिरफ्तारी, नजरबंदी, 5 से 7 वर्ष के स्कूल बच्चों को भी झंडे की सलामी के लिए परेड में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना, एक विवाह मंडली पर कोड़ों की बारिश, डांस सेंसर, 6 हफ्ता के बाद बस्ताही मस्जिद पर ताला, किसी ठोस कारण के बिना लोगों की गिरफ्तारी, नजरबंदी, इस्लामिक स्कूल के 6 बड़े बच्चे को कोड़े की मार, केवल इसीलिए कि वे स्कूली बड़े बच्चे थे। गिरफ्तार लोग खुले आम बंद रखने के बड़े पिंजरों का निर्माण, दंड के नए नए रूपों का आविष्कार, जैसे कि सड़क पर रेंग कर चलने के आदेश, कूदने के चलने के आदेश आदि, जो नागरिक सेना किसी भी कानून प्रणाली से आज्ञा थे। लोगों की एक बड़ी आपस में जकड़ कर रखना, उन्हें खुले ट्रकों में 15-15 घंटे रखना, निहत्थे नागरिकों के खिलाफ हवाई जहाज़ों और लावारिस गनों, वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के नवीनतम तामझाम का प्रयोग, लोगों को बंधक बनाना, गैर हाजिर लोगों को हाजिर लगाकर उनकी सरकार से संपत्ति नष्ट करवाना, हिंदू मुस्लिम एकता के परिणाम जताने के लिए हिंदू और मुसलमानों को एक ही बेड़े में जकड़ कर रखना, भारतीय घरों का पानी और बिजली काट देना, भारतीय घरों से पंखे हटाकर यूरोपियों का उपयोग करने के लिए देना, भारतीयों के सभी वाहनों का लेकर उपयोग यूरोपियों को दे देना। ये सब मार्शल लॉ और प्रशासन की अनेक घटनाओं में से कुछ एक है। पंजाब में आतंक राज कायम किया गया और जनता को हिलाकर रख दिया गया। पंजाब की घटनाएं लोगों को ज्ञात हुई तो पूरे देश में भय की एक लहर दौड़ गई। साम्राज्य तथा विदेशी शासन जिस सभ्यता का दावा करते थे उसके पर्दे पर जिन्होंने चेहरे और बर्बरता का जीता जागता लोगों ने देखा। जनता के इष्ट कष्ट का वर्णन महाकवि और मानवतावादी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, जिन्हें विदेशी नाइटवुड की उपाधि दी थी और उन्होंने घोषणा की कि ये समय आ गया कि जब सम्मान के प्रतीक अपमान से बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हुए, जहाँ तक कि मेरा सवाल है कि सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित अपने उस देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी कथाकथित शुद्धता के कारण अपने जीवन के अयोग्य अपमान को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। खिलाफत आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई धारा बही। हम देख चुके हैं शिक्षित मुसलमानों की नई पीढ़ियाँ
तथा पारंपरिक मौलवी और धर्मशास्त्रियों के एक भाग अधिकाधिक उग्रपंथी और राष्ट्रवादी बनते जा रहे थे। लखनऊ समझौते ने हिंदू और मुसलमानों की साझी राजनीतिक गतिविधियों के लिए पहले से ही जमीन तैयार कर रखी थी। रॉलेक्ट कानून विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन के समूचे भारतीय जनता पर एक समान प्रभावित किया। हिंदू मुस्लिम दोनों को राजनीतिक आंदोलन में लेकर आ गया। उदाहरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमानों ने कट्टर आर्य साम्राज्य नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया। दिल्ली की जामा मस्जिद में मेंबर में अपना उपदेश दिया। इस तरह अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी। अमृतसर में राजनीतिक एकता सरकार के दमन के कारण थे। हिंदू और मुसलमानों की एक ही बढ़िया पहनाई गई थी। साथ में जमीन पर रेंग कर चलने के आदेश दिए तो एक साथ होकर पानी पीने को कहा गया, जबकि हिंदू आमतौर पर किसी मुस्लिम के हाथों पानी नहीं पीता। इस वातावरण में मुसलमानों के बीच राष्ट्रीय प्रवृत्ति के खिलाफ किफायत आंदोलन की शक्ल ले ली। ब्रिटेन और उसके सहयोगी ने तुर्कियों की उस्मानिया सल्तनत के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस तरह उसके टुकड़े करके थ्रेस को हथिया दिया गया था, राजनीतिक प्राप्त कर मुसलमान उसके आलोचक थे। यह कार्य भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज के विपरीत था। हम तुर्की को एशिया माइनर तथा थ्रेस की उस समृद्ध और प्रसिद्ध भूमि से वंचित करने के लिए युद्ध नहीं कर रहे, जो नस्ली दृष्टि से मुख्य रूप से तुर्क है। मुसलमानों को यह भी बात थी कि तुर्की के सुल्तान को अनेक लोग खलीफा तथा धार्मिक मामले में मुसलमानों के प्रमुख मानते हैं। उनकी स्थिति पर आँच नहीं आनी चाहिए। शीघ्र अली भाइयों, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी गठित हो गई और देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया। नवंबर 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने फैसला लिया कि अगर उनकी मांगें न मानी गई तो वह सरकार से सहयोग लेना बंद कर देंगे। इस समय मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादी की नेता था और राजनीतिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके आंदोलन का पूरा समर्थन किया। अपनी तरफ से लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने, मुसलमान जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का सुनहरा अवसर जाना। वे समझते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूंजीपति और मजदूर किसान और दस्तकार महिलाएं युवक विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी या अन्य लोग अर्थात भारतीय जनता के सभी अंग को अपनी विभिन्न मांगों के लिए अनुभव के द्वारा विदेशी शासन को अपना विरोधी समझने के बाद ही राष्ट्रीय आंदोलन में आएंगे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। उन्होंने 1920 के प्रारंभ में घोषणा की कि खिलाफत आंदोलन का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगर तुर्की के साथ शांति संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट नहीं करती तो वो असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। वास्तव में गांधी जी शीघ्र ही खिलाफत आंदोलन के एक नेता के रूप में उभरे। इसीलिए सरकार ने रॉलेक्ट कानून को रद्द करने, पंजाब के अत्याचारों की भरपाई करने और या राष्ट्रवादियों के स्वशासन की आकांक्षा को संतुष्ट करने से इनकार कर दिया। जून 1920 में इलाहाबाद के सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ, जो स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों के बहिष्कार का एक कार्यक्रम था। खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 को एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। कुछ सप्ताह पहले इसमें एक भयानक नुकसान हुआ था। 1 अगस्त को 64 वर्ष की आयु में लोकमान्य तिलक का निधन हो गया और जल्दी इसकी कमी को गांधी जी चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने पूरा कर दिया। कांग्रेस की गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया कि जब तक कि पंजाब और खिलाफत संबंधी अत्याचारों की भरपाई नहीं होती, स्वराज स्थापित नहीं होगा। सरकार से असहयोग किया जाए। लोगों से आग्रह किया गया कि वे सरकारी संस्थाओं, अदालतों और विधानमंडलों का बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं का त्याग करें, सरकार से प्राप्त उपाधियों और सम्मान वापस करें, हाथ से सूत कटाई और बुन कर खादी का इस्तेमाल करें। बाद में सरकारी नौकरियों, इस्तीफा तथा कर चुकाने से इनकार करने से इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया। फौरन कांग्रेस वालों ने चुनाव के नाम वापस कर दिए और जनता ने अधिकांशतः उनका बहिष्कार ही किया। सरकार और उसके कानूनों के इस अंतर्गत शांतिपूर्ण उल्लंघन से इस निर्णय को दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदित भी कर दिया। गांधी जी ने नागपुर में घोषणा की कि ब्रिटिश जनता यह बात चेत ले कि अगर वो अन्याय नहीं करना चाहती तो साम्राज्य को नष्ट करना
प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य होगा। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को अब भाषा आधार पर पुनर्गठित किया गया। कांग्रेस का नेतृत्व अब 15 सदस्य की एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया, जिसके अध्यक्ष सचिव शामिल थे। इसलिए कांग्रेस को निरंतर विद्यमान राजनीतिक संगठन के रूप में काम करने लगी। उनके प्रस्ताव को लागू करने के लिए उसे एक उपकरण भी मिल गया। कांग्रेस का संगठन अब गांव, छोटे कस्बों, मोहल्लों तक भी फैलने लगे। सदस्यता शुल्क घटाकर प्रतिवर्ष 4 आने कर दिया गया, ताकि निडर ग्रामीण और नगर के निडर लोग भी उसके सदस्य बन सके। अब कांग्रेस का चरित्र बदल गया। वह विदेशी शासन से मुक्ति के राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता बन गई। प्रसन्नता की एक लहर चारों तरफ फैल गई। राजनीतिक स्वतंत्रता भले ही बाद में आए, पर जनता ने गुलामी की मनोवृत्ति को त्यागना प्रारंभ कर दिया। मानो कि भारत अब किसी और हवा में सांस ले रहा है। उन दिनों का उल्लास उत्सव बहुत ही विशेष था, क्योंकि अब सोया हुआ शेर उठने ही वाला था। इसके अलावा हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। साथ में कुछ पुराने नेताओं ने अब कांग्रेस छोड़ दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में जो नया मोड़ आया था, वह उन्हें पसंद न था। वे आंदोलन और राष्ट्रीय कार्यकलाप उसी पुराने ढेरे में विश्वास करते थे, जो कि कानून की पुरानी चादरों की रत्ती का भी उल्लंघन न करें। वे जनता के संगठन, हड़तालों, कर्मबंदियों, सत्याग्रह, कानूनी शिकनी, गिरफ्तारी और जुझारू संघर्ष से दूसरे रूप में विरोध थे। जिस काल में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, जिसमें थे मोहम्मद अली जिन्ना, G.S. खापड़े, भूपेन चंद्र पाल, एनिस बेसेंट प्रमुख थे। 1921 से 22 में भारतीय जनता एक अभूतपूर्व हलचल दौर से गुजरी। हजारों की संख्या में छात्रों और स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस में प्रवेश लिया। यही समय था जब अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्माइलिया, बिहार पीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात पीठ का जन्म हुआ। जामिया मिलिया बाद में दिल्ली चला गया। इन राष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालय में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय और विख्यात व्यक्ति शिक्षक का कार्य थे। सैकड़ों वकीलों ने अपनी मोटी कमाई वाली वकालत छोड़ दी। देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, टी प्रकाशन और आसफ अली जैसे लोग शामिल थे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक के लिए स्वराज कोष की स्थापित किया और 6 महीने के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपये जमा हो गया। किशोर ने बहुत उत्साह दिखा, अपने गहने जेवरों खुलकर दान किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एक जन आंदोलन बन गया। पूरे देश में विदेशी वस्तुओं की बड़ी बड़ी होलियाँ जलाई गई। खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। जुलाई 1921 में एक प्रस्ताव पारित करके खिलाफत आंदोलन ने घोषणा की कि कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारत में भर्ती नहीं होगा। सितंबर राजद्रोह का आरोप लगाकर अली भाइयों को कैद कर लिया। गांधी ने फौरन आह्वान किया और प्रस्ताव को सैकड़ों सभाओं में पारित सुनाते जाए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 50 सदस्यों को ऐसी घोषणा कि जो सरकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत को उत्पीड़न कर रही थी, उसकी सेवा कोई भारतीय न करे। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस वर्गीय कमेटी ने भी जारी किया। कांग्रेस ने जब आंदोलन को उच्च स्तर पर ले जाने का फैसला किया, तो इसने हर एक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को अनुमति दी। अगर उसकी राय में उस प्रांत में जनता तैयार हो तो वह नागरिक अवज्ञा आंदोलन या फिर ब्रिटिश कानून के उल्लंघन का आंदोलन प्रारंभ कर सकती है। इसमें करों का आंदोलन रोकने को भी शामिल किया गया था। सरकार ने फिर दमन का सहारा लिया और कांग्रेस और खिलाफत के स्वयंसेवक निचले स्तरों पर हिंदू, मुस्लिम और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकाग्रत करने के साथ साथ ड्रिल का आयोजन करने लगे थे। ऐसे सारे ड्रिल किराए कानून घोषित कर दिए गए। 1921 में अंत तक गांधी जी को छोड़कर सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता तथा 3000 दूसरे लोग जेल में बंद किए जा चुके थे। नवंबर 1921 में ब्रिटिश शासन के विरोधी प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत भ्रमण पर आया तो उनका स्वागत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शनों के द्वारा किया गया। सरकार ने उनसे निवेदन किया कि जनता और महाराजाओं में वफादारी भाव जगाने के भारत की यात्रा पर आए। बम्बई एक प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास सरकार ने किया। उसमें 53 लोग मारे गए, लगभग 400 लोग घायल हो गए। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन के प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने अपना दृढ़ मत दोहराया और पंजाब और खिलाफत की गलतियों को भरपाई की नहीं की जा सकती, स्वराज स्थापित नहीं हो सकता। यह पहले से अधिक जोरदार ढंग से अहिंसक असहयोग आंदोलन जारी रखेगा। इसी प्रस्ताव में सभी भारतीयों, खासतौर पर छात्रों से आग्रह किया गया कि वे स्वयं संगठनों में भर्ती होकर चुपचाप बिना किसी प्रदर्शन के अपनी गिरफ्तारी दे दें।
ऐसे सभी सत्याग्रह को मनसा वाचा क्रमणा अहिंसा रहने हिंदू मुसलमानों, सिखों, पारसियों, ईसाइयों, यहूदियों में एकता की भावना मजबूत करना नहीं, स्वदेशी से व्यवहार करने और केवल खादी पहनने की शपथ लेनी थी। हिंदू स्वयं सेवकों को सक्रिय रूप से छुआछूती लड़ने की शपथ भी लेनी थी। प्रस्ताव में जनता ने यह भी आग्रह किया कि जहाँ भी संभव हो अहिंसक रहकर व्यक्तिगत या सामूहिक अवज्ञा आंदोलन चलाएं। लोग और संघर्ष के अगले आह्वान की बेचैनी का इंतजार कर रहे थे। आंदोलन भी अब जनता में गहरी जड़ें जमा चुका था। संयुक्त प्रांत और बंगाल के हजारों किसानों ने असहयोग के आह्वान का पालन किया। संयुक्त प्रांत के कुछ भागों में बटाईदारों ने जमींदारों की अनुचित मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। पंजाब में गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों पर कब्जा करने का लिए सिख अकाली दल नामक एक अहिंसक आंदोलन चलाया। असम में चाय बागान के मजदूरों ने हड़ताल की। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड के कर देने से इनकार कर दिया। चिराला की पूरी जनता नगर पालिका में कर चूक करने से इनकार करके शहर छोड़ चुकी थी। पेडना पाडू के गांव में सारे अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। डूटी राला गोपाल कृष्ण अय्या के नेतृत्व में गुंटूर जेल में एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उत्तरी किलर के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन छेड़ दिया। फरवरी 1919 में वायसराय ने विदेश सचिव को पत्र लिखा कि शहरों के निम्न वर्गों पर असहयोग आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ क्षेत्रों खासकर असम घाटी के कुछ भागों, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के किसान भी प्रभावित हुए। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने घोषणा की अगर 7 दिनों के अंदर राज्य बनते नहीं रिहा किया जाता तो प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता तो करों के आयोजित समेत एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन संघर्ष की यह लहर शीघ्र ही उतरने लगी। संयुक्त प्रांत के गोकुलपुर जिले में 5 फरवरी को चोरी चौरा नामक गांव में 3000 किसानों ने कांग्रेस जुलूस पर पुलिस पर गोली चला दी। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इससे पहले देश के विभिन्न भागों में भीड़ के द्वारा हिंसा की घटना हो। गांधी जी को भय था कि जन उत्साह और जोश के कारण वातावरण का आंदोलन अपनी आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। उनका पूरा विश्वास था कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अभी भी हिंसा के पाठ को समझ और व्यवहार में अपना नहीं सके हैं। यह समझ और व्यवहार में अपना नहीं सके हैं। यह समझ ना तो नागरिक अवज्ञा तो सफल हो पाता, हिंसा से उनका कोई संबंध नहीं था। इस बात के अलावा शायद उन्हें भी विश्वास था कि अंग्रेज आसानी से किसी भी हिंसक आंदोलन को चल सकते हैं, क्योंकि जनता में भारी सरकारी दमन के विरोध प्रतिरोध में शक्ति अभी विकसित नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को रोक देने का फैसला किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 12 फरवरी को गुजरात के बारडोली नामक स्थान पर अपनी मीटिंग की और एक प्रस्ताव में उन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिससे कानून का उल्लंघन हो सकता था। उसने कांग्रेस जन से आग्रह किया कि वे अपने समय पर चरखा को लोकप्रिय बनाएं, राष्ट्रीय विद्यालय चलाने, छुआछूत मिटाने, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक कार्यों में लाए। बारडोली के प्रस्ताव ने पूरे देश को सख्ते में ला दिया। आश्चर्यजनक राष्ट्रवादी ने इसकी मिलती जुलती प्रतिक्रिया हुई। कुछ ने गांधी जी में पूरी श्रद्धा थी, उन्हें विश्वास था कि आंदोलन पर यह रोक संघर्ष में गांधी जी रणनीति का एक भाग है, परंतु दूसरे ने खासकर युवक राष्ट्रवादियों ने आंदोलन रोके जाने का निर्णय का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक अत्यंत लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल लिखा। जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा पर छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनधर्म से कम नहीं था। महात्मा गांधी जी के प्रमुख सहयोगी देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जो सब जेलों में थे, इस सामूहिक खिन्नता में भागीदार थे। मैं उस समय देशबंधु के साथ था। मैंने देखा कि जिस तरह महात्मा गांधी बार बार गोलमाल कर रहे हैं, उस पर क्रोध और दुख से आपने से बाहर हो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जैसे दूसरे युवक नेताओं ने भी इसी प्रतिक्रिया दी, लेकिन जनता नेतागण दोनों को गांधी जी में आस्था थी। वे सार्वजनिक रूप से उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। खुलकर विरोध किए बिना उनके फैसलों को स्वीकार कर लिया। इस तरह पहला असहयोग और नागरिक अवज्ञा सिविल डिसऑर्डर आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। इस नाटक का आखिरी अंक यह था कि स्थिति का पूरा लाभ उठाकर सरकार ने तीखा प्रहार करने का निश्चय किया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर उन पर सरकार के प्रति असंतोष भड़काने आरोप लगाया। गांधी को 6 वर्षों की कैद हुई। अदालत में उन्होंने जो बयान दिया उसके कारण मुकदमा इतिहास बन गया।
ऐतिहासिक बन गया। अभियोग पक्ष आरोपों को स्वीकार करते हुए उन्हें अदालत में निवेदन किया कि कानून के जिस बात से स्वेच्छापूर्वक किया था अपराध समझा जाता था, जो मुझे किसी नागरिक का प्रथम कर्तव्य लगता है, उसके लिए मुझे जितनी कड़ी सज़ा दी जा सकती है दी जाए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के एक समर्थक से उसके कट्टर आलोचक के रूप में रूपांतर विस्तार से व्याख्या कहा और की और कहा, अनिच्छापूर्वक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत पहले जितना आशा है उससे जनता को शक्तिहीन बना दिया गया और उसके अनुकरण की आदत पैदा कर दी। निष्कर्ष रूप से गांधी जी ने यह मत व्यक्त किया, बुराई के साथ असहयोग जितना ही पुनीत कर्तव्य है जितना कि भलाई के साथ रहेगा। न्यायाधीश ने कहा कि वह गांधी जी को वही दंड दे रहा है जो 1908 में लोकमान्य तिलक को दिया गया था। खिलाफत का प्रश्न बहुत ही जल्द अप्रासंगिक हो गया। तुर्की की जनता मुस्तक कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई, उसने नवंबर 1922 में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए उसे धन निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। उसने खिलाफत समाप्त कर दिया और संविधान में इस्लाम को निकालकर राज्य को धर्म से अलग कर दिया। उसने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर स्त्रियों को व्यापक अधिकार दिया, यूरोपीय ढंग से कानून बनाए और खेती के विकास के आधुनिक उद्योग जगतों की स्थापना के लिए कदम उठाए। इन सभी कदमों ने खिलाफत आंदोलन की बुनियाद को ही नष्ट कर दिया। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके कारण नगरों में मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और इस तरह देश के उन दिनों राष्ट्रवादी उत्साह और उल्लास का जो वातावरण था उसे बनाने में इसका भी एक हद तक योगदान दिया। परिणामस्वरूप ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश हुआ और अंततः सामुदायिक शक्तियाँ मौजूद थी। यह बात कुछ हद तक सही भी है। राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा केवल मुसलमानों की एक मांग उठना कोई गलत नहीं था। सरकार ने विभिन्न अपनी विशिष्ट मांगों और अनुभवों के द्वारा स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझे ऐसे अपराधी था, क्योंकि मुसलमानों की धार्मिक राजनीतिक चेतना को ऊपर उठाकर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय चेतना के स्तर तक ले जाना राष्ट्रीय नेतृत्व की कुछ सीमा तक असफल रहा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रहे कि खलीफा के प्रति मुसलमानों की चिंता से भी बड़े पैमाने पर उनकी भावना का प्रतिनिधित्व खिलाफत आंदोलन ने किया। वास्तव में मुसलमानों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का प्रसार का एक पक्ष था। खिलाफत आंदोलन में इन भावनाओं को ठोस अभिव्यक्ति मिली। आखिरकार जब कमाल पाशा ने 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया तो भारत में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। यहाँ यह बात ध्यान देखने में है कि असहयोग और नागरिक अवज्ञा आंदोलन तो असफल रहे, मगर इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक अर्थों में और मजबूत हुआ। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन अब देश के दूर दराज स्थानों तक पहुंच चुके थे। लाख किसान, दस्तकार, शहरी, गरीब राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। स्त्रियां आंदोलन में उतरी थीं। लाख पुरुष इस राजनीतिक सक्रियता ने भारत राष्ट्रीय आंदोलन का को ब्रिटिश शासन दो धारणा पर आधारित था। प्रथम, अंग्रेज भारतीयों के भले ही भारत में शासन कर रहे थे। द्वितीय, वो अजय था, इसे उखाड़ फेंकना असंभव था। जैसा कि हम देख चुके हैं, पहली धारणा चुनौती में नरमपंथी राष्ट्रवादियों को दी थी, जिन्होंने अपने शासन की एक शक्तिशाली अर्थशास्त्रीय आलोचना हमारे सामने रखी है। अब राष्ट्रीय आंदोलन के सामूहिक चरण में यह हुआ है कि आंदोलन को भाषणों, पर्चों, नाटकों, गीतों, प्रभात फेरियों और समाचार पत्रों द्वारा जोशीले आंदोलनकारियों ने जन जन तक पहुंचा दिया। ब्रिटिश शासन की अजयता की धारणा को चुनौती, सत्याग्रह और जन संघर्ष मिला। जैसा कि भारत एक खोज में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनकी गांधी जी शिक्षा का मूल तत्व निर्भीकता थी। शारीरिक साहस नहीं, बल्कि मन में भी भय का अभाव। परंतु भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख आवेग भय था। व्यापक, दमतोड़, गलाघोटू भय, सेना, पुलिस चारों ओर, खुफिया और पुलिस का भय, अधिकारी वर्ग का भय, दंडात्मक कानून और जेल का भय, बेरोजगारी और भूखमारी का भय, जो हमेशा आसपास मंडराते थे। यही वह सर्वव्यापी भय था जिसके खिलाफ गांधी जी की शांत और दृढ़वादी गूंजी कि भय न करो। असहयोग आंदोलन एक प्रमुख परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता के मन में भय की भावना उड़ गई। भारत में ब्रिटिश सत्ता की हैवानी ताकत अब उनके लिए डर का कारण न रही। जनता में ऐसा बेपनाह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागा कि जो किसी भी हार या धक्के से नष्ट न हो। इसे गांधी जी ने इस घोषणा में व्यक्त किया कि 1920 में जो भी संघर्ष आरंभ हुआ है वह समझौता विहीन संघर्ष है, चाहे वो माह चले या 1 साल, कई माह चले या कई साल। स्वराज्यवादी
वर्ष 1922 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। असहयोग आंदोलन के रोके जाने से तत्कालीन राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैली। इसके अलावा जिन नेताओं को यह फैसला करना था कि आंदोलन को निष्क्रिय बनाने से कैसे बचा जाए, उनके बीच गहरे मतभेद उभर आए। इनसे भी एक विचारपति ने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिनकी बदली हुई परिस्थितियों में एक नए प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का सुझाव दिया। उनका कहना था कि राष्ट्रवादियों का विधानमंडलों का बहिष्कार समाप्त कर में उनमें भाग लेना चाहिए, सरकारी योजना के अनुसार उनमें चलने में बाधा डालनी चाहिए, उसकी कमजोरियों को सामने लाना चाहिए, उनको राजनीतिक संघर्ष क्षेत्र का हिस्सा बनाना चाहिए और इस प्रकार जन उत्साह जगाने के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। अब परिवर्तनवादी कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद तथा कुछ दूसरे लोगों ने विधानमंडल जाने का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि संसदीय राजनीति में भाग लेने से जनता के बीच काम की अपेक्षा होगी, राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर पड़ेगा और नेताओं के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा होगी। इसलिए वे लोग चरखा चलाने, चरित्र निर्माण, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत खात्मा और गाँव और गरीबों के बीच निचले स्तरों पर कार्य जैसे रचनात्मक कार्यों पर जोर दे रहे थे। उनका कहना था कि इससे देश में धीरे धीरे जन संघर्ष के एक नए दौर के लिए तैयार होगा। दिसंबर 1922 में दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष दास थे, मोतीलाल नेहरू इनके सचिवों में से एक थे। नई पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में काम करना था। इसने कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार किया। एक बात को छोड़कर पार्टी काउंसिलों के चुनाव में भाग लेगी। स्वराज्यवादियों तथा अपरिवर्तनवादियों के बीच अब तीखा राजनीतिक विवाद छिड़ गया। गांधी जी इस बीच स्वास्थ्यगत कारणों से 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए गए, मगर वो इसमें एकता कायम करने में असफल रहे। लेकिन दोनों पक्ष में सूरत में 1907 में हुए विभाजन के कड़वे अनुभव को दोहराने से बचना चाहते थे। गांधी जी की सलाह पर दोनों समूहों ने कांग्रेस में रहकर अलग अलग ढंग से काम करने का फैसला किया। स्वराज्यवादियों को तैयारी में बहुत कम समय मिला। नवंबर 1923 में के चुनाव में उन्हें अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय सभा के चुनाव से भरी रह जाने वाली 101 सीटों में से 42 सीटें उन्होंने जीती। दूसरी भारतीय समूह में भारतीय सहयोग से उन्होंने केंद्रीय धारा सभा में अनेक प्रांतीय परिषदों को बार बार हराया। उन्होंने केंद्रीय धारा में सभा में अनेक प्रांतीय परिषदों को सरकार को बार बार हराया। स्वशासन, नागरिक स्वाधीनता और औद्योगिक विधान प्रश्नों पर अपने प्रभावशाली भाषणों के द्वारा उन्होंने आंदोलन चलाया। मार्च 1925 में एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय धारा सभा के अध्यक्ष स्पीकर चुनवाने में सफल रहे, जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से शक्ति जुटाने में समय लगा। ऐसे में उन्होंने राजनीतिक शून्य को भरा और 1919 में सुधार कानून के खोखलेपन को उजागर किया, लेकिन वे भारत की निरंकुश सरकार की नीतियां बदलने में असफल रहे। पहले मार्च 1920 में, फिर जनवरी 1930 में उन्हें केंद्रीय धारा सभा का बहिष्कार करना पड़ा। इसी बीच अपरिवर्तनवादी शांति के साथ रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। इस कार्य के प्रतीक के रूप में पूरे देश में सैकड़ों आश्रम स्थापित हुए। इस क्षेत्र में अपरिवर्तनवादी शांति के साथ रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। कार्य की शक्ति के रूप में पूरे देश में सैकड़ों आश्रम स्थापित हुए, जिसमें युवा, स्त्री पुरुष चरखा और खादी को प्रोत्साहित करते थे, निचली जातियों और आदिवासी जनता के बीच काम करते थे। ऐसे सैकड़ों स्कूल, कॉलेज स्थापित, जिसमें युवक युवतियों को उपनिवेश विरोधी विचारधारा में प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा रचनात्मक कार्यों करने वाले नागरिक अवज्ञा आंदोलन संगठनों में इसकी ऋण का काम किया। स्वराज और अपरिवर्तनवादी भले ही अपने अपने ढंग से काम कर रहे हो, लेकिन उनके बीच कोई बुनियादी मतभेद नहीं था। फिर भी चूंकि दोनों के परस्पर अच्छे संबंध थे और दोनों ही एक दूसरे के साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र को स्वीकार करते थे, इसलिए बाद में जब वे नए राष्ट्रीय संघर्ष का समय आया तो वे आसानी से एकजुट हो गए। और इसी बीच जून 1925 में चित्तरंजन दास के निधन से राष्ट्रीय आंदोलन और स्वराज्यवादियों को एक गहरा धक्का लगा। कुछ असहयोग आंदोलन जब उतर आया और जनता में कुंठा की भावना बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में जन सांप्रदायिकता अपना घिनौना सिर उठाने लगी। सांप्रदायिकता तत्वों का स्थिति का फायदा उठाकर उन्होंने विचारों का प्रचार किया और 1923 के बाद देश में एक के बाद एक कई सांप्रदायिक दंगे हुए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दिसंबर 1917 में स्थापित कर फिर सक्रिय उठे। नतीजा यह हुआ कि सबसे पहले भारतीय थे। यह भावना काफ़ी हद से चली आ रही थी, इसको गहरा धक्का लगा। स्वराज्य पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू और दास कट्टर राष्ट्रवादी थे। मध्य सांप्रदायिकता की इस पार्टी को विभाजित कर दिया।
प्रत्युत्तरवादी कहे जाने वाले एक वर्ग ने सरकार को अपना सहयोग करने का प्रस्ताव रखा ताकि तथा कथित हिंदू हितों की सुरक्षा की जा सके। इस गुट में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, NC कलंकर शामिल थे, जिन्होंने मोतीलाल नेहरू पर हिंदू से धोखा देने, हिंदू विरोधी होने, गो हत्या का पक्ष लेने, गो मांस खाने का आरोप लगाया। सत्ता के टुकड़ों को हथियाने के लिए लड़ने में मुसलमान सांप्रदायिकता से पीछे नहीं रही। गांधी जी ने बार बार जोर देकर कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता हर एक हाल में, सभी परिस्थितियों में हमारी आस्था होनी चाहिए। उन्होंने हस्तक्षेप कर स्थिति सुधारने का प्रयास किया। सांप्रदायिक दंगों के रूप में देखी गई दरिंदगी का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर में सितंबर 1924 में 21 दिनों का उपवास किया, लेकिन उनके प्रयासों को कोई सफलता नहीं मिली। देश में स्थिति सचमुच गंभीर थी। राजनीतिक उदारता आम हो गई। गांधी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। स्वराज्यवादी बढ़ चुके थे और सांप्रदायिकता फल फूल रही थी। मई 1927 में गांधी जी ने लिखा कि प्रार्थना का प्रत्युत्तर मेरी अकेली आशा है, लेकिन राष्ट्रीय उभार की शक्ति चुपके बढ़ रही है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई और भारत को इस अंधेरे में फिर बाहर निकाला। राजनीतिक संघर्ष का एक नया युग प्रारंभ हुआ।